हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व करा दिया था। ठीक है बच्चा, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, बिल्कुल मैंने एक वीडियो बनाया था इस चैप्टर के बेसिक के ऊपर। तो पहला वीडियो था इस चैप्टर का, पूरा द्विघात समीकरण की डेफिनेशन और उसका मानक रूप वगैरह सारी चीजें एक्सप्लेन के साथ आपको मैंने वहां पे समझाई थी। उसके बाद मैंने वीडियो बनाए थे एक्सरसाइज 4.1 के, उसके अंदर 2 क्वेश्चन थे, कुछ पार्ट्स थे, सभी को सॉल्व कराया था। तो आप लोग जाके देख सकते हैं पहले, उसके बाद आप इसको देखिएगा। ठीक है बच्चा, तो 4.2 एक्सरसाइज में बेसिकली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसी भी द्विघात समीकरण के जो है गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। मूल और शून्यक और गुणनखंड और हल चारों चीज एक ही है, मैं आपको बेसिक में बता चुका हूं। ठीक है बच्चा, तो आज हम यहाँ पर बेसिकली किसी द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा जो है मूल ज्ञात करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे, हल ज्ञात करेंगे, एक ही बात है। ठीक है बच्चा, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि द्विघात समीकरण के हल क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, तो उस द्विघात समीकरण में जो भी चरराशि आ रही है उस चरराशि का ऐसा मान जिसको उस द्विघात समीकरण में चरराशि की जगह लगा दें और सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएं या पूरा द्विघात समीकरण 0 बन जाए, तो हम उस चरराशि के मान को उस द्विघात समीकरण का मूल बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, हल बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। समझ में आया? कोई भी द्विघात समीकरण है, सपोज समझिए, जैसे सपोज मेरे पास एक द्विघात समीकरण है ये ax² bx + c = 0। तो इसमें x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, अब मुझे नहीं पता क्या होगी। x की ऐसी कोई वैल्यू है जिसे मैं हर जगह x की जगह लगा दूं और इसको सॉल्व करूं तो इधर सॉल्व करके मुझे 0 मिल जाए, और देखिए उधर भी क्या है 0, तो दोनों साइड क्या आ रही हैं बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड बराबर आ रही हैं, बराबर आनी चाहिए, कुछ भी आए बस इक्वल होनी चाहिए, या फिर पूरा द्विघात समीकरण 0 बन जाए। तो हम इस मान को, जो भी मान हमने इसमें लगाया था वो मान ही इस द्विघात समीकरण का मूल, शून्यक, हल, गुणनखंड कहलाएगा। इज दैट क्लियर? x की कोई ऐसी वैल्यू जो उस द्विघात समीकरण को 0 बना दे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ले आई, वही वैल्यू उस द्विघात समीकरण का मूल होती है। ठीक है बच्चा, लिख दूं? लिख देता हूं, चलो ठीक है, यहां नोट डाल के लिख लीजिएगा। द्विघात समीकरण में, अपनी भाषा में लिखूंगा बस, द्विघात समीकरण में जो चर राशि आ रही है उस चर राशि का ऐसा मान जो उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे या दोनों पक्ष इक्वल आ जाएं, एक ही बात है। ठीक है बच्चा, ऐसे मान को चर राशि के ऐसे मान को उस द्विघात समीकरण का, उस द्विघात समीकरण का गुणनखंड, हल या शून्यक या मूल कहते हैं। ठीक है बच्चा, x की ऐसी वैल्यू जिसे उस द्विघात समीकरण में लगा दें और सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, या वो मान उस द्विघात समीकरण को जो है सेटिस्फाई कर दे, तो हम कह सकते हैं कि वो उस द्विघात समीकरण का जो है फैक्टर है, सॉल्यूशन है, जीरोज है या रूट्स है। ओके, समझ में आया? चलिए,
तो इसमें ज़्यादा बेसिक कुछ था नहीं, सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे, बेसिक नहीं है इसमें, ठीक है। ज़्यादा जो भी थी चीज़ मैंने आपको बता दी, इसी से संबंधित है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि हम गुणनखंड करना सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब द्विघात समीकरण दे रखी है तो उस द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मेन है कि हमें गुणनखंड करना सीखेंगे, और ये गुणनखंड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक एक चीज़ बिल्कुल तोड़ के समझा दूंगा। आज गुणनखंड को लेके कभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट रहा हो, आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, बशर्ते आप मेरी बात पर पूरा फोकस करेंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और लिखा रहा हूँ उसे समझेंगे, ठीक है बच्चा। पूरी चीज़ बिल्कुल तोड़ के समझाऊंगा, गुणनखंड करना आज आपको, और आप आज के बाद कभी जिंदगी में आप गुणनखंड करने में गलती नहीं करेंगे, ठीक है बच्चा। उस तरीके से समझाऊंगा, और ये गुणनखंड सिर्फ 10th में ही नहीं, अपितु आने वाली क्लासों में भी काम आने वाले हैं। तो कहीं भी गुणनखंड का यूज हो जाता है, गुणनखंड तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 10th में भरमार थी, और आने वाली क्लासों में कहीं भी गुणनखंड का यूज हो जाता है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, और पेपर में भी आते हैं बच्चा, ठीक है, हल्के में मत लेना। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया बच्चा जल्दी से कर दीजिए, 4.2 स्टार्ट होने वाली है, ओके। चलो तो बच्चा पहला सवाल क्या कह रहा है इसमें, देखिए क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट हैं, 5 में गुणनखंड कराए हैं, तो ध्यान समझिए। यहाँ पे कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। तो मूल शून्य गुणनखंड की बात है, और गुणनखंड विधि से निकालने हैं, ठीक है बच्चा। यानी यहां लिखेंगे गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, मूल। तो देखिए बच्चा, द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो इसके मूल कितने होंगे, 2 ही होंगे। ये बात मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ। द्विघात समीकरण की, जिस भी समीकरण की सबसे बड़ी जितनी घात होगी उसके उतने ही मूल होते हैं, ठीक है बच्चा। तो द्विघात समीकरण का मैंने आपको बताया था ax² + bx + c = 0, ये उसका जो है रूप होता है। तो इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसके जो मूल होंगे, मूल भी बच्चा 2 होते हैं। कितने मूल होते हैं, 2। मतलब x के 2 मान ऐसे पॉसिबल हैं इस दुनिया में जो इसको 0 बना सकते हैं, सिर्फ 2 ही मान हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण है, द्वि मीन्स 2, इसलिए सिर्फ इसके 2 ही मूल होंगे। इट मीन्स कि इस 2 ही ऐसी संख्या मौजूद हैं इस दुनिया में जो इसको 0 बना सकती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है बच्चा। तो हम जब भी कभी द्विघात समीकरण के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो वहाँ से 2 ही वैल्यू निकल के आएंगी, और वो दोनों वैल्यू ही उस द्विघात समीकरण को 0 बना सकती हैं, इसलिए हम उनको उनका मूल बोलते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए, तो सवाल पहले का पहला पार्ट क्या दे रखा है, जरा यहाँ लिख लेते हैं। x² - 3x - 10 = 0, x² - 3x - 10 = 0, ठीक है बच्चा। अब देखिए, तो यहाँ पर हम इसके गुणनखंड कैसे करेंगे और मूल कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल पूरा ध्यान लगा दीजिएगा, पूरी जी जान लगा दीजिएगा, ठीक है, समझने में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, द्विघात समीकरण में एक x² वाला पद होता है, ठीक है, ये x² वाला पद है, ये x वाला पद है, और ये अचर पद है। समझ में आया, अचर पद जहां पर x की पावर 0 होती है, यानी वहां पे ना x होता है ना y होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये अकेला है, ये x वाला है, ये x² वाला है, ना इसके पास x है ना कुछ है, अकेला 10, तो इसीलिए इसे अचर पद बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है बच्चा। अब देखिए, 3 पद होते हैं इसमें। अब मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर x का गुणांक बताओ, x का गुणांक, तो x का गुणांक पूछ रहा हूं मैं, तो x को छोड़ के x में जितनी चीजों से गुणा हो रहा है वो उसके सब गुणांक है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा 25ax, अब मैं आपसे ये कहूँ यहाँ x का गुणांक बताओ, तो किसका गुणांक पूछ रहा हूँ मैं आपसे, x का पूछ रहा हूँ, तो x को छोड़ दो, बाकी जो भी जितने भी से इसमें गुणा हो रहा है, x में जिससे भी गुणा हो रहा है, ये सब क्या है, गुणांक है। ये क्या है, गुणांक है, किसका, x का। अगर इसके आगे मैं माइनस लगा दूं तो माइनस के 25a, x का क्या होगा, गुणांक होगा, माइनस के 25a, सिंबल सहित बोलते हैं, ठीक है बच्चा। अगर मैं आपसे ये कहूँ 59yz², अब मैं आपसे ये कहूँगा z² का गुणांक बताओ, तो z² का पूछ रहा हूँ, तो z² को छोड़ दो, बाकी जो भी है वो सब इस z² का क्या है, गुणांक है। 59y इस z² का गुणांक होगा। समझ में आ गया गुणांक क्या होता है। अब देखिए, जब हम फैक्टर करते हैं तो इस अचर पद का जो गुणा है वो x² के गुणांक में करते हैं। अब कहेंगे सर x² में तो यहाँ किसी से गुणा हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ x² का कोई गुणांक है ही नहीं,
जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर बच्चा 1 होगा, क्योंकि 1 हर जगह गुणा में पाया जाता है, इस बात को आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, 1 तो हर जगह पाया जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप इनटू में 1 मान लोगे। अब इस अचर पद का गुणा करेंगे बच्चा एक्स स्क्वायर के गुणांक में। जो प्रोसेस आज बता रहा हूं वही हमेशा यूज होगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अचर पद का गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक में। ठीक है, तो 10 का गुणा करेंगे 1 में, 10 एकम कितना आ गया, 10 आ गया। इसे साइड में ले जाओ बस आप। अब आपको ध्यान से समझिए आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करने के लिए अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करते हैं। गुणा करके जो भी मिलता है उसे साइड में पकड़ के ले आते हैं, भाई आजा साइड में। अब तेरा यहाँ पे पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं। कैसे, अब इस 10 को 2 जगह तोड़ेंगे हम, इस 10 को 2 जगह तोड़ेंगे। और तोड़ने के नियम क्या है, बस ये ध्यान से समझ लीजिए। क्या नियम है समझिए, इस 10 को 2 जगह हमें ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों को, यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का, तो उन दोनों को अगर माइनस करें तो एक्स का गुणांक क्या है, 3, तो 3 ही आना चाहिए। समझ में आया। 10 को 2 जगह ऐसा तोड़ना है कि उन दोनों को माइनस करें तो x का गुणांक क्या है, 3 आना चाहिए बस। अब कहेंगे सर आप माइनस ही क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है इस सिंबल के ऊपर। अचर पद के आगे का चिन्ह अगर माइनस का है तो हम उन दोनों को माइनस करेंगे, और अचर पद के आगे का चिन्ह अगर प्लस का है तो हम उन दोनों को प्लस करेंगे। ये बात हमेशा दिमाग में, ये जो बता रहा हूँ ना बात बहुत बारीकी चीजें बता रहा हूँ, गुणनखंड करते चले जाते हो, पता नहीं कौन सी चीज कहाँ से आ गई, गलतियां कर देते हो। भाई इन चीजों को समझ लो, जड़ से कभी जिंदगी में गलती नहीं कर सकते। ठीक है बच्चा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में, जो भी गुणा हो क्या है उसे साइड में ले जाएंगे, यहाँ इसका पोस्टमार्टम होगा। इस 10 को 2 जगह हम तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे कैसे कि जिन 2 जगह तोड़ें, इस 10 को 2 संख्याओं में तोड़ेंगे। अगर वो 2 संख्याओं को घटाएं तो घटा के x का गुणांक आना चाहिए, और गुणा करें उन्हीं दोनों का तो गुणा करके ये 10 आ रहा है ना, तो 10 ही आना चाहिए। सुन लीजिए, घटाकर x का गुणांक मिलना चाहिए, x का गुणांक आना चाहिए, और गुणा करने पर ये जो गुणा होके हमें मिला है वही आना चाहिए, 10 आना चाहिए। समझ में आया। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो फिर प्लस करने पर x का गुणांक आना चाहिए, लाएंगे हर बार x का गुणांक ही। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस करने पर x का गुणांक आना चाहिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस करने पर x का गुणांक आना चाहिए, और उन दोनों का ही जब गुणा करें तो गुणा करने पर जो आया वही आना चाहिए। ये 2 रूल फॉलो करने हैं आपको, घटाएं तो x का गुणांक और गुणा करें तो जो आया वही। ठीक है, तो अब 10 को 2 जगह ऐसा तोड़ो, अब दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओ। 10 को मैं 2 जगह ऐसे क्या तोड़ूं कि उन दोनों को घटाऊं तो x का गुणांक 3 आ जाए, और गुणा करूं तो 10 आ जाए। अगर आप दिमाग में सोच लेते हैं अच्छी बात है, और तुम सोच नहीं पा रहे तो फिर तरीका ये आ जाओ, ऐसे करेंगे। फिर देखो कैसे, ये 10 आ रहा है, 10 के फैक्टर करो, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, जब तक 1 ना आ जाए काटते जाओ बस। अब ये जो इसके गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, इनसे मिलकर होंगे फैक्टर। जब आप फैक्टर करेंगे तो इनका यूज करके करेंगे, और यहाँ कोई चीज बचनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो 5 और 2 हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, तो इस 5 और 2 को ही मिलकर फैक्टर होंगे। कैसे देखो, अगर मैं 5 देखो घटाने पे क्या आना चाहिए, 3, तो अगर 5 में से मैं 2 घटा दूं, 2 ही तो है, 2 घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो भाई 10 को हम लिख सकते हैं 5 और 2, 10 के फैक्टर क्या हो गए, 5 और 2, और घटाने पे 3 आना चाहिए, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ गया, और गुणा करने पर 10 आना चाहिए, तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ गया। ये दोनों शर्त पूरी होनी चाहिए बस। आप अगर इन 2 शर्तों को समझ गए, आपका फैक्टर खत्म, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली फैक्टर होने में। ठीक है, समझ में आया। फिर समझ लीजिए, 10 को हमने 2 जगह तोड़ा, तो उन दोनों को अगर घटाएं तो x का गुणांक यानी 3 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों का अगर गुणा करें तो ये जो संख्या है यही आनी चाहिए। तो देखो घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है, और इन्हीं दोनों का गुणा करें तो 10 आ रहा है, तो फिर हमारे फैक्टर 5 और 2 हो गए। हमारे फैक्टर क्या हो गए, 5 और 2, यही हमारे फैक्टर हैं। अगर ये दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं तो सही फैक्टर है, नहीं हो रहे तो गलत फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, सेकंड स्टेप, हमने इसका इसमें गुणा किया, गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 5 और 2। अब कुछ नहीं करना, ये सवाल जैसा वैसे लिख दो, बिल्कुल
ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस। अब इस 3 को क्या लिखेंगे हम, अब इस 3 को लिखेंगे फैक्टर के रूप में, जो हमने फैक्टर किए हैं। फैक्टर क्या किए थे, 5 और 2। तो इस 3 को क्या मैं 5 माइनस 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 तो ही आएगा। तो 3 को हम 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। भाई 10 है, 10 को हम 5 प्लस 5 लिख सकते हैं ना, 10 ही तो आएगा। हम 15 माइनस 5 भी तो लिख सकते हैं, किसको, 10 को, क्योंकि 15 में से 5 के 10 ही आएगा। तो ऐसे ही 3 को हम 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तो ही आएगा। तो जो फैक्टर किए उनको यहाँ लिखेंगे, ठीक है बच्चा, और सॉल्व करके यहाँ चाहिए। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, बस इस 3 को चेंज किया है और इस 3 की जगह क्या लिखे हैं, फैक्टर लिख दिए हैं, ठीक है। बाकी सब एज इट इज, एक्स का एक्स रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, 10 का 10 रहेगा, बराबर का बराबर रहेगा, 0 का 0 रहेगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस। अब देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट में लिखेंगे आप, इस ब्रैकेट में इधर से तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, और इधर से होगा एक्स का, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के अंदर। जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा तो दो चीज़ों का गुणा होगा, एक तो इस माइनस का, ये माइनस अंदर जाएगा, इधर से एक्स अंदर आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, जब माइनस का गुणा करेंगे 5 में तो माइनस के 5 होगा, माइनस का मल्टीप्लाई 5 में करोगे -5, और इधर से होगा एक्स का तो एक्स और आ जाएगा, ठीक। फिर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2, और इधर से होगा एक्स का तो एक्स, क्लियर। माइनस का 5 में -5, इधर से एक्स का एक्स, माइनस माइनस प्लस 2, और इधर से एक्स का तो एक्स आ गया, ठीक है। अब -10 का -10 बराबर 0 का 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर जोड़े बनेंगे दो दो के, ये और ये। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या लेते हैं, जो सेम चीज़ होती है वो कॉमन लेते हैं, और जिसके पास सबसे कम होता है। देखो x यहाँ भी है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो x आ जाएगा कॉमन, तो x ले लो। यहाँ x की पावर 2 है, एक x बाहर निकल गया तो एक x बचा माइनस, यहाँ एक x था वो भी बाहर चला गया, तो बचा क्या फिर आपका बचा 5, क्योंकि x था वो तो चला गया, सिर्फ 5 बचा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 यहाँ भी है और 2 इसके अंदर भी मिल जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। भाई 2 कॉमन ले रहे हैं मतलब 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 से भाग दे दो, भाई 2 आ जाएगा कॉमन, तो 2 चला गया, क्या बचा x, और यहाँ 2 से दे दो भाग, 2 5 जा 10, 5 बार गया, और बराबर 0 का 0। हमारी पहचान क्या है कि हमने फैक्टर सही किए हैं गलत, पहचान करने का तरीका समझ लीजिए आप। अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो आपने फैक्टर सही किए हैं, वरना आपके फैक्टर में कहीं ना कहीं पीछे गलती हो गई है। ये जांच करने का तरीका है। फैक्टर करते समय, गुणनखंड करते समय हमारी ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, ब्रैकेट सेम, फैक्टर सही, अदरवाइज रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए, अब इसको देखो पूरे को और इसको देखो पूरे को, इन दोनों में सेम क्या है, ये ब्रैकेट सेम है, तो ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, x माइनस 5 आ गया कॉमन, तो बचा क्या, यहाँ बचा x और यहाँ बचा +2, और बराबर में क्या चल रहा है 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकलेंगी 2, वही इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे। कैसे निकालेंगे, एक बार देखिए, ये जो 0 बराबर में है, इस ब्रैकेट के भी बराबर में 0 है, इसके भी बराबर में 0 है, दोनों ब्रैकेटों के बराबर में 0 आ रहा है। तो एक बार तो इसको लेंगे 0 के बराबर, x माइनस 5 बराबर 0, एक बार तो इसको ले लिया 0 के बराबर, इसके बराबर ले लिया 0 हमने, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -5 उधर जाएगा तो +5, x की वैल्यू आ गई +5। एक बार इसको लेंगे 0 के बराबर, x + 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 उधर जाएंगे तो -2। ये जो दो मान निकल के आए x के, यही इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। और आप चेक कर लीजिएगा, x की जगह पर 5 लगाइएगा, इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है, सॉल्व करोगे तो इधर 0 हो जाएगा, पूरा सवाल 0 बन जाएगा, पूरा सवाल। ऐसे आप -2 लगाओगे तब भी 0 बन जाएगा। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था, x की ऐसी वैल्यू जो उस द्विघात समीकरण को 0 बना दें, या लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड ले आए, तो वो उस द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो पक्का ये मूल है इसके, तो इसको 0 बनाने चाहिए। तो आप घर पे चेक कीजिएगा, पक्का 0 बन जाएगा, और बन जा 0 मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए गुणनखंड, समझ में आया कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना होता। फिर समझिए, अचर पद का गुणा एक्स का गुणांक में करते हैं, जो भी संख्या आती है गुणा होकर उसके फिर करते हैं हम फैक्टर। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस करने पर एक्स का गुणांक, प्लस का चिन्ह है तो प्लस करने पर एक्स का गुणांक, ठीक है। फिर उसके बाद इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं, फिर अंदर गुणा करते हैं, फिर कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट सेम आ गया, फैक्टर सही है, नहीं आया तो करते हैं, सही आया तो ठीक है, फिर कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ से एक्स का मान निकाल लीजिए, वही आंसर है। ऐसे करते हैं फैक्टर, लाइफ टाइम इसी तरीके को यूज़ करना, आप जिंदगी में गलती नहीं होगी, ठीक है। तो पहला सवाल क्लियर। दूसरा देखते हैं, 2x² x + 6। दूसरा सवाल है
2x² प्लस एक्स 2x² प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फैक्टर करने, गुणनखंड करने। तो कैसे करेंगे? अचर पद का गुणा x² के गुणांक में। तो यहाँ तो x² गुणांक है ना, कितना 2। तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? 2 में। x² के गुणांक में गुणा करेंगे अचर पद से, ठीक है। तो 6 का गुणा होगा x² के गुणांक में, 6 दूनी कितना आ गया? 12। अब 12 को आपको दो जगह तोड़ना है, और ऐसा तोड़ना है कि यहाँ चिन्ह किसका है अचर पद के आगे? माइनस का। तो माइनस करने पर x का गुणांक आना चाहिए। अब कहेंगे यहाँ तो x का गुणांक है नहीं, तो फिर क्या होगा? नहीं है तो 1 होगा फिर। तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, ठीक है। तो 6 का गुणा करेंगे 2 में 12, 12 को दो जगह ऐसा तोड़ना है कि माइनस करने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 ही आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे? 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड, इनसे मिलकर होंगे गुणनखंड, ठीक है। आपको बस फोकस क्या करना है? माइनस करने पर लाना है 1 और गुणा करने पर लाना है 12। ऐसे सोचना है कोई दो नंबर, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको कर दें 2 दूनी 4, अभी क्या रह गया? 3। यहाँ पे ले लो 3 को। तो अगर हम 4 में से घटा दें 3 को तो क्या आएगा? 1। तो घटाने पर तो 1 आ रहा है, अब गुणा करने पे 12 भी आना चाहिए। और 4 में अगर गुणा कर दें 3 से तो आ रहा है 12, तो फैक्टर हमारे सही है। बस ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। माइनस का चिन्ह, माइनस करने पर x का गुणांक और गुणा करने पर जो नंबर है वही आना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर क्या हो गए? 4 - 3 हो गए। क्या हो गए? 4 - 3। तो इस 4 - 3 को कहाँ लिखेंगे? इस 1 की जगह पर लिखेंगे बस। तो ये 2x² का 2x² प्लस 1 की जगह 4 - 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 में 3 जाएगा 1 ही आएगा, और x का x माइनस 6 का 6 बराबर 0 का 0। अब 2x²। अब देखिए इधर तो कुछ है नहीं जो गुणा होगा, इधर x है, x का कर दो अंदर। x का करेंगे 4 में 4x, x का करेंगे -3 में -3x, और -6 का -6 बराबर 0 का 0। अब वो यहाँ दो के पेयर बना लो, कॉमन लो इन दोनों में से। देखो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x कॉमन आ जाएगा। भाई x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो इन दोनों में कम कौन सा है? जो कम है वही कॉमन आता है। तो x की पावर यहाँ 2 है या 1 है, तो x की पावर 1 कॉमन आएगा, ठीक है। तो x की पावर 1 आ गया एक तो कॉमन, और देखिए यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 2 का भाग 4 में चला जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो 2 कॉमन ले लो। तो एक तो 2 आ गया कॉमन और एक आ गया x, यानी 2x कॉमन आ गया। तो बचा क्या? वो लिखो। देखिए 2 चला गया, x की घात 2 में से एक x चला गया, तो सिर्फ क्या बचा? x बचा, क्योंकि 2 तो चला ही गया और इसमें से एक पावर और चली गई, तो एक पावर बची सिर्फ। यहाँ जाओ प्लस 2 का भाग देंगे 4 में, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब भाग देना। 2 का भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4, और x था वो चला ही गया बाहर, तो सिर्फ इतना बचा। अब यहाँ से देखो ये जो ब्रैकेट आ रहा है, ऐसा ही ब्रैकेट मुझे यहाँ लेके आना है, तभी मेरा फैक्टर सही होगा। तो यहाँ बीच में आ रहा है प्लस, तो मुझे यहाँ भी प्लस लाना है, लेकिन यहाँ तो माइनस आ रहा है। तो जब भी कभी आपको प्लस लाना हो और चिन्ह वहाँ माइनस का है, तो आप जो कॉमन लेंगे ना वो माइनस का कॉमन लेना हमेशा, ठीक है। देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 1 कॉमन ले लो। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो माइनस का, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आ जाता है, और माइनस तो यहाँ है ही, तो माइनस कॉमन आ गया और 1 तो फ्री में ही आता है, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा? 1 नहीं 3 आ रहा है, कॉमन 3 आ रहा है। देखो कैसे, माइनस कॉमन ले लिया, और देखो 3 यहाँ भी है और 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो 3 आ जाएगा कॉमन। माइनस का 3 हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस का 3 बाहर चला गया, तो क्या बचा? सिर्फ x। अब हमने माइनस तो कॉमन ले लिया ना, माइनस तो कॉमन ले लिया, तो ये माइनस अब कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? फिर प्लस बचेगा। जब माइनस आप कॉमन ले लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है परिणाम पे, प्लस। और 6 में भाग देंगे 3 से, 3 दूनी 6 बराबर 0 का 0। ब्रैकेट सेम आ गई, फैक्टर सही है। अब यहाँ देखो और यहाँ देखो, ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट कॉमन ले लो। x + 2 आ गया कॉमन, बचा क्या? 2x - 3 बराबर 0। एक बार लेंगे इसको 0 के बराबर, तो x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो एक मूल तो -2 आ गया। एक बार इसको लेंगे 2x - 3 बराबर 0। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? +3, और x की वैल्यू 3/2। ये आपका दूसरा मूल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल x बराबर एक तो -2 है और एक 3/2 है। यही आपके आंसर है, ठीक है।
इस तरीके से फैक्टर करना है। तो हर चीज़ को आप जड़ से समझ रहे हैं, फैक्टर आपको किस तरीके से करने हैं आप समझ पा रहे होंगे। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर तीसरा हमें दे रखा है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है, रूट आ गया सवाल में या पॉइंट आ जाए तो वहीं आधा तो गया गायब, डर लग जाता है। तो ऐसा नहीं है यार, हर चीज़ को क्लियरिटी के साथ अगर आप समझेंगे तो हर चीज़ 101% समझ में आएगी। ठीक है, रूट को देखकर डरना नहीं है। इसके बाद देखिए करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जो तरीका है उसी कॉन्सेप्ट से हमें चलना है, चाहे कुछ भी आ जाए। सबसे पहले क्या करते हैं, अचर पद का गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो गुणा करो 5√2 का गुणा होगा किसके साथ, √2 के साथ। तो क्या आएगा देखो, तो 5 का तो 5 और √2 का गुणा जब √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब भी कभी दो संख्याएं एक जैसी हैं और रूट में गुणा हो रहा है तो रूट हट जाएगा। जैसे √5 इंटू √5 क्या होता है 5, √6 इंटू √6 क्या होता है 6, √13 इंटू √13 13। कुछ भी हो, दोनों एक जैसी हैं रूट में तो रूट हट जाएगा। तो ऐसे जब √2 का गुणा √2 में करेंगे तो क्या आता है 2 आ जाएगा, और 5 पहले से ही है तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ गया। ठीक है, तो 5√2 का गुणा √2 में किया तो क्या आया 10 आ गया। कैसे आ गया, 5 का 5 √2 इंटू √2 2 और 5 2 जा 10। ठीक है, तो गुणा करके क्या आया 10 आ गया। तो अब इस 10 के हमें दो जगह तोड़ना है, यानी फैक्टर करने हैं 10 के, और ऐसे फैक्टर करने दो जगह ऐसा तोड़ना है कि यहाँ अब के चिन्ह देखो किसका है, प्लस का है। अब के चिन्ह प्लस का आ गया बच्चा, तो प्लस करने पर x का गुणांक यानी 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 10 ही आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, 5 + 2 हो गए फैक्टर। भाई 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, और 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ रहा है। तो बिना लिखे भी आप दिमाग चला के कर सकते हैं, एक 10-5 मिनट सेकंड सोचने में लगेंगी, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, फिर आप पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाती हैं तो हम फिर ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, वरना आप बेसिक समझ लीजिए। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। देखो 5 में से 2 को घटाएं, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए, 7 ही आ रहा है, और गुणा करें तो 10 आना चाहिए, 10 ही आ रहा है। तो फैक्टर क्या हो गया 5 + 2। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, बस इस 7 को चेंज कर देंगे और क्या लिखेंगे उसकी जगह 5 + 2। भाई 5 + 2 7 ही तो होता है, और x का x और 5√2 का 5√2 बराबर 0 का 0। अब ये √2x स्क्वायर है, x का मल्टीप्लाई 5 में 5x, x का 2 में 2x, इन्हें वापस में जोड़ दीजिएगा, जोड़ दोगे तो वापस यहाँ पहुँच जाओगे, पीछे पहुँच जाओगे, आगे आना है आपको। ठीक है, और ये 5√2 का 5√2 बराबर 0। अब देखिए वही पेयर बनेंगे दो के, यहाँ से कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x है, एक पावर है तो x कॉमन ले लो। तो यहाँ पर √2 बचा, x की पावर 2 में से एक x चला गया तो एक x बचा, यहाँ x था वो चला गया, क्या बचा सिर्फ 5। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, यहाँ पर आप गौर दीजिए, आपको मैं बताऊँ, देखिए हम 5 को √5 इंटू √5 ले सकते हैं। भाई √5 इंटू √5 क्या होता है 5 होता है। जब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं तो वापस इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। भाई √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो फिर 2 बराबर क्या होता है ये भी तो होता है। तो हम 2 को √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 2 है, तो मैं इस 2 को तोड़कर चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, दो जगह तोड़ के लिख सकता हूँ अपनी ज़रूरत के लिए। तो बस यही करेंगे, इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख देंगे। ठीक है, इस 2 की जगह मैंने क्या लिख लिया आपको समझाएंगे, साइड में कर लिया है, √2 इंटू √2 लिख दिया। तो अब देखो यहाँ √2 है और यहाँ भी √2 है, तो √2 क्या है सेम है दोनों जगह, तो √2 आ जाएगा कॉमन। अब इस 2 को मैंने √2 इंटू √2 लिखा, जिसमें से एक √2 तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचा कितने √2, एक √2 बच गया, और क्या बचा x बचा, और प्लस यहाँ भी √2 था वो बाहर चला गया, क्या बचा सिर्फ 5 बचा बराबर 0। देखो ब्रैकेट सेम है, समझ में आया। इस 2 को मैंने दो जगह ब्रेक करके लिख लिया, √2 इंटू √2, एक √2 बाहर निकाल लिया, तो
तो एक रूट 2 बचा और x बचा, यहाँ से एक रूट 2 था वो चला ही गया, क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। अब ये ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट कॉमन ले लो, रूट 2x प्लस 5 ये आ गया कॉमन, तो बचा क्या, ये और ये x प्लस रूट 2 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर लो, रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर उधर जाएगा तो -5, तो x बराबर आ जाएगा -5/√2। एक मूल तो ये आ गया, एक बार इसको ले लो, x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -√2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल या गुणनखंड क्या आ गए, x बराबर -5/√2 -√2 आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो रूट को देख के घबराना नहीं, कॉन्सेप्ट अंदर तक समझिए कैसे लिखा जाता है, क्यों, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी तो फिर आपको डर नहीं लगेगा रूट वगैरह से किसी से भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चौथा सवाल यहाँ देखिए, 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर क्या करने हैं, फैक्टर कैसे करने हैं, तो एक तो तरीका वो है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, बट उस तरीके से बहुत हार्ड हो जाएगा सवाल, आप तोड़ भी नहीं पाएंगे, मिस्टेक हो जाएगी। सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना, पहले यहाँ फैक्टर एलसीएम ले लेने हैं। इसका क्या करना है आपको, एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो क्योंकि देखिए अभी तक जो सवाल थे वहाँ बटे में कुछ नहीं दिया था, बट यहाँ ये बटे में आ गया, एक बटे आठ, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, 8, 1 का भाग देंगे 8 में, 8 बार 8 का 2 में 16, और x² का x² माइनस 1 का 8 में 8, 8 का x में करेंगे 8x प्लस 8 का 8 में भाग देंगे 1 बार, 1 का 1 में 1 और बराबर 0। इसको भेज दीजिए आप 0 में, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, 16x² माइनस के 8x और प्लस 1 बराबर 0। समझ में आया। ये हमने प्रॉपर वे में बना लिया जो है समीकरण, द्विघात समीकरण। तो कुछ नहीं किया, पहले हमने एलसीएम ले लिया है बस। ठीक है, अब वही तरीका पुराना वाला, अचर पद का गुणा x² के गुणांक में, तो 1 का गुणा 16 में करेंगे 16 आएगा, और 16 को 2 जगह ऐसा तोड़ना है कि प्लस करने पर 8 आना चाहिए, प्लस करने पर 8 और गुणा करने पर 16 आना चाहिए। तो फैक्टर क्या हो गई, 4 + 4 हो गए। देखो 4 को 4 में जोड़ेंगे 8 और 4 का गुणा 4 में करेंगे 16। तो क्या मुझे पेन चलाने की जरूरत पड़ी, नहीं, आपको भी नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो, वरना आप सिंपल तरीका यही है, काटो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसका इसमें गुणा करो 4, इसका इसमें गुणा करो 4, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 आएगा, गुणा करेंगे 16 आएगा। तो फैक्टर क्या होगा, 4 + 4, तो 16x² माइनस 8 को क्या लिखेंगे, 4 + 4, x का x प्लस 1 का 1 बराबर 0 का 0। ये 16x² है, माइनस का करेंगे 4 में -4, इधर से x का तो x, माइनस का करेंगे 4 में तो -4, इधर से x का और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो, तो कॉमन लेना मतलब भाग देना। एक तो देखिए यहाँ पे x⁻2 है, x⁻1 है, तो जो छोटा है वही कॉमन आएगा, तो x⁻1 कॉमन ले लीजिए एक तो, और देखो 4 यहाँ भी है और 4 का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा, कुल मिला के 4x आ गया कॉमन। तो 4 का भाग देंगे 4 चौक 16, x⁻2 में से 1x गया तो 1x बचा, माइनस यहाँ 4 था वो भी गया, x था वो भी गया, कुछ नहीं बचा, और जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4x था, 4x का 4x कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ प्लस आ रहा है, मुझे लाना है माइनस, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेंगे, चिन्ह प्लस का लाना है माइनस का, तो आप माइनस कॉमन लिया करो, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। और क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ देखो 4 है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर क्या आता है 1, माइनस का 1 कॉमन ले लिया। तो ये जो माइनस का था ये तो हो गया प्लस का, और ये प्लस का था ये हो गया माइनस का, बराबर 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लो, 4x - 1 बचा क्या, 4x - 1 बराबर 0। एक बार से लेंगे 0 के बराबर, 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो इधर लिख देंगे x बराबर 1/4 आंसर आ गया। ऐसे यहाँ से भी 1/4 आएगा, एक बार 4x - 1 बराबर 0, इसे लेंगे 0 के बराबर, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, तो मूल क्या आ गए 1/4, 1/4, यानी यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे हैं, आपस में समान है। जो पहला मूल निकाला वो भी 1/4 आ रहा है, दूसरा मूल निकाला वो भी 1/4 आ रहा है, ये दोनों मूल समान हैं। ठीक है, चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन और बचता है। ये है आपका
100x² माइनस 20x प्लस 1, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। वही कॉन्सेप्ट, 1 का गुणा x² गुणांक 100 में, तो 1 का 100 में करेंगे 100 आएगा। 100 को दो जगह ऐसा तोड़ना है कि प्लस करने पर 20 आना चाहिए और गुणा करने पर 100 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा? ये होगा आपका प्लस करने पर है ना, यस प्लस करने पर है, तो आपको प्लस करने पर आना चाहिए 20 और गुणा करने पे 100 आना चाहिए। तो 10 प्लस 10 हो गए 10 प्लस 10, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 और 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100। फैक्टर क्या होगा 10 प्लस 10, वरना ऐसे कर लो 2 से 50 बार, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, इन दोनों का गुणा करेंगे 10, इन दोनों का गुणा करेंगे 10, जोड़ेंगे 20 आना चाहिए 20 आ रहा है, गुणा करेंगे 100 आना चाहिए 100 आ रहा है। ठीक है, तो 100x² माइनस 22 क्या लिखेंगे 10 प्लस 10, जो फैक्टर किए हैं वो लिखते हैं, और x का x प्लस 1 का 1 बराबर 0 का 0। अब 100x² अंदर गुणा करेंगे माइनस 10 इधर से x का, यहाँ माइनस 10 इधर से x का, प्लस 1 बराबर 0, कॉमन। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन में देखो यहाँ x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन आ गया, 10 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी 10 कॉमन आ गया, तो 10x कॉमन आ गया कुल मिला के, तो 10 ढाई 100, और 1x गया तो 1x बचा, 10x था वो भी चला गया तो कुछ नहीं बचा 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया तो क्या लेंगे माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है मुझे यहाँ भी माइनस लाना है, तो कुछ कॉमन नहीं आया तो -1 कॉमन ले लो, तो ये प्लस के 10x बचे और ये माइनस का 1 बराबर 0, ब्रैकेट सेम कॉमन ले लो, 10x माइनस 1 बचा क्या है 10x माइनस 1, यहाँ भी बच्चा मूल समान आएंगे क्योंकि दोनों के ब्रैकेट सेम आना है यहाँ पर। अब देखो इसको लेंगे एक बार 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। एक बार इसको लेंगे बच्चा 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। यहाँ भी दोनों मूल क्या है एक जैसे आ रहे हैं, तो यहाँ इसके भी दोनों जो मूल हैं वो समान हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कर सकते हैं। आई होप 5 सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। थोड़ी भी दिक्कत आई हो वीडियो को बार रिपीट कर लीजिएगा, मेरे बोलने और लिखाने दोनों पे फोकस कीजिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। वीडियो को जिन लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। ओके बच्चा।